सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। बेटा, बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आपको पता ही है कि हम पिछले साल का जो मास्टर कैडर हिंदी का पेपर हुआ है, पिछले साल से मेरा भाव है जो अब इससे पहले जो पोस्टें आई थी 2022 में, उसके लिए मास्टर कैडर का जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर हुआ था, उसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और इससे संबंधित हमने पहले 3 जो वीडियोस हैं वो अपने ऑफिशियल चैनल पे अपलोड कर दी हैं। उम्मीद है आप सभी ने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि उसमें हमने प्रश्नों के साथ संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं बेटा, वो भी आपको बताए हैं, जिससे आपके पास बहुत सारे तथ्यों का संग्रह अब तक हो गया होगा, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जिनमें से प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। आज ये हमारी वीडियो का पार्ट 4 है। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसकी पहले 3 पार्ट हमने कर लिए हैं। आज हमारा ये 4th पार्ट है, जिसमें हम 90 से आगे 120 तक के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है बेटा, ताकि आपको प्रश्नों से के संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है बेटा, समन्वय की साधना किस काल की विशेषता है। देखिए, समन्वय का क्या अर्थ होता है। समन्वय का अर्थ होता है जब हम दो तरह की अलग अलग चीज़ों को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम तुलसीदास के काव्य की बात करें तो तुलसी के काव्य को समन्वय की चेष्टा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग उस समय के जो समाज में अलग अलग वर्ग थे, अलग अलग जो विचारधाराएं थी, उनको एक साथ लाने का प्रयास अपने काव्य में किया है। इसी प्रकार जब हम उसके बाद देखते हैं कि किस काव्य धारा में या किस वाद में समन्वय की बात की गई है, तो अगर प्रयोगवाद और प्रगतिवाद को हम देखें तो इनमें कहीं भी समन्वय की बात जो है वो नहीं है। प्रयोगवाद में नए प्रयोगों की बात की गई है, और प्रगतिवाद में तो वर्ग संघर्ष है, वहां पे तो अमीर और गरीब दो वर्गों की अलग अलग रूप में बात की गई है। तो यहाँ पे इसका उत्तर ये दोनों तो नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युगीन जो काव्य है, उसमें जो उस काव्य का उद्देश्य रहा था वो था आदर्श की स्थापना करना। उन्होंने अपने काव्य में आदर्श समाज, आदर्श पुरुष, ऐसी जो उदाहरणों को लेकर काव्य रचना उसमें हुई है। तो यहाँ पे भी समन्वय की कहीं भी बात नहीं हमें दिखाई देती। परंतु छायावादी जो हमारा काव्य है, उसको जब हम देखते हैं, उसमें लौकिक और जो हमारा असल जगत है, इसके समन्वय की बात जो है छायावादी कवियों ने की है। वो प्रकृति के साथ मनुष्य की जो चेष्टाएं हैं, जो मनोवृत्तियां हैं, उनको जोड़कर देखते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने समन्वय की बात अपने काव्य में की है। तो इस जो प्रश्न का सही उत्तर होगा छायावाद। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है, माटी की मूर्तें नामक रचना का रचनाकार कौन है। ठीक है जी, माटी की मूर्तें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये रचना जो है इसकी विधा क्या है। ठीक है, अगर हम इस रचना की भूमिका में जो लेखक हैं उन्होंने खुद बताया है कि इस रचना की जो विधा है वो है शब्द चित्र। वो कहते हैं कि यह एक शब्द चित्र संग्रह है। शब्द चित्र संग्रह, ठीक है जी, शब्द चित्र संग्रह है, जिसमें शब्द चित्र, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, शब्द चित्र होते हैं जिसे हम रेखा चित्र भी कह देते हैं, कि जब हम शब्दों के माध्यम से किसी का चित्र बनाने का प्रयास करते हैं उसे कहा जाता है शब्द चित्र या रेखा चित्र। तो ये जो रचना है माटी की मूर्तें, ये राम वृक्ष वैनीपुर की रचना है, जिसमें इन्होंने इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1946, पहले 1946 में जो इसका प्रथम संस्करण था वो 1946 में प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने 11 रेखा चित्र दिए हैं। ठीक है जी, और इन जो रेखा चित्रों की विशेषता ये है, जैसे कि माटी की मूर्तें,
तो इन्होंने गांव देहात के जो लोग हैं, जो इनके साथ पले बड़े हैं, जिनको इन्होंने देखा है अपने सामने, उनके जो चरित्र हैं, उनके जो व्यक्तित्व हैं, इन्होंने अपने रेखा चित्रों में शब्दों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है जी। उसके बाद ये 1946 में जब ये प्रथम इसका संस्करण आया था, तब इसमें 11 रेखा चित्र थे केवल। परंतु जब 1953 ईस्वी में ये इसका दूसरा संस्करण आया, तो उसमें 12 रेखा चित्रों को प्रकाशित किया गया। ठीक है जी। एक जो नया रेखा चित्र जोड़ा गया था वो था रजिया। इससे संबंधित भी बेटा आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। रजिया जो एक और रेखा चित्र, इन 11 के अलावा एक और रेखा चित्र इसमें ऐड किया गया था। रजिया ये एक चूड़ियां बेचने वाली थी उनके गांव की, जिसका रेखा चित्र, शब्द चित्र लेखक ने अपने संग्रह में ऐड किया था। और इससे पहले ये जो रेखा चित्र है वो 1952 ईस्वी में नई धारा पत्रिका में छपा था। नई धारा, ठीक है जी, नई धारा पत्रिका में छपा था। उसके बाद इसको इस संग्रह में, माटी की मूर्ति संग्रह में ऐड किया गया था। ठीक है जी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं बेटा, इस रचना से संबंधित ये आपको पता होने चाहिए। इस प्रकार भी आपको प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है, प्रथम संस्करण कब आया था, द्वितीय संस्करण कब आया था, और प्रथम संस्करण में कितने रेखा चित्र थे, द्वितीय में कितने थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है रसखान कौन और कहाँ के थे। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि रसखान का संबंध किस काव्य धारा से है। ठीक है। जब हम भक्ति काल में कृष्ण काव्य धारा देखते हैं, कृष्ण काव्य धारा, ठीक है, कृष्ण काव्य धारा आपको पता ही है। जब हम भक्ति काल को बढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा भी हो पहले, तो आपको पता होगा कि भक्ति कालीन जो साहित्य है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, निर्गुण और सगुण। ठीक है जी। निर्गुण में जो संत और सूफी काव्य आता है, और सगुण में कृष्ण और राम काव्य आता है। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन देखें तो उन्होंने इसी प्रकार से भक्ति काल के साहित्य को विभाजित किया है। तो उसमें कृष्ण काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं जो वो रसखान हैं। रसखान एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने कृष्ण के भक्ति से, भक्ति परक संबंधित जो काव्य रचनाएं की हैं। और इनका जो क्षेत्र था वो था दिल्ली के। पठान कवि थे ये, दिल्ली के इर्द गिर्द ही इनका जो जन्म था वो हुआ था, और दिल्ली के पठान कवियों के अंतर्गत इन्हें हम रखते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है कितने वर्णों के समूह से गण बनता है। ठीक है, वर्णों के गण, पहले हमें गण पता होना चाहिए। गण जब हम छंद पढ़ेंगे, छंद में मात्राओं के समूह को गण कहते हैं। मात्राओं के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। ठीक है बेटा। अगर आपने मात्रिक छंद पढ़े हैं, आपको पता होगा कि मात्रिक छंद के, जैसे हम कहते हैं ना, अंत में जगण आएगा, तगण आएगा, है ना। तो वो चीजें क्या है, वो जब छंद शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो प्रत्येक छंद के अंत में कौन सा गण आएगा, इसके भी कुछ नियम हैं। ठीक है। तो वो नियम हमें गण से पता चलते हैं, और जब हम छंद शास्त्र को, काव्य शास्त्र को पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि गण क्या है। ये संस्कृत और हिंदी के जब हम काव्य शास्त्र में देखते हैं तब छंदों में गण की बात जो है वो होती है, मात्रिक छंदों में। ठीक है जी, मात्रिक छंदों में गण की बात होती है। अब हमने यहाँ बताना है कि कितने वर्णों के समूह से जो गण बनता है, तो इसका उत्तर है 3 वर्णों के समूह से जो गण है वो बनता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी। उसके बाद है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी पत्रिका है? ठीक है, भारतेंदु की पत्रिका आपको पता ही है बेटा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे जो, उन्होंने, जब हम खड़ी बोली हिंदी के विकास की बात करते हैं तो उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से जो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम रूप था, जिसे हम कहते हैं कि ब्रज भाषा के बाद खड़ी बोली हिंदी जो थी वो प्रभावित हो रही थी या विकसित हो रही थी, तो उसका जो विकसित या विकास का जो प्रथम चरम है वो हमें भारतेंदु युग में देखने को मिलता है। और बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में उस समय खड़ी बोली का प्रयोग गद्य विधाओं में होना शुरू हो गया था। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे देखना है, हमने इन पत्रिकाओं का नाम दिया हुआ है और हमें बताना है कि वो कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन भारतेंदु जी द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पे बाला बोधनी जो पत्रिका है बेटा, ये पत्रिका भारतेंदु जी द्वारा संपादित की जाती थी। भारतेंदु जी ने कुल 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। सबसे पहले है कवि वचन सुधा, कवि वचन, ये तीनों ही पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें से जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है आपसे कि ये पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित है, या इस प्रकार पूछा। 3 ही पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित की हैं और तीनों में से आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नहीं है। 3 दी हैं, एक कोई अलग दी जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन तीनों पत्रिकाओं का नाम और प्रकाशन वर्ष, ठीक है जी, ये 1868 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष, और बाला बोधनी का है 1873 ईस्वी, 1873 ईस्वी। ठीक है जी, और एक और है हरीशचंद्र चंद्रिका। ठीक है जी, जिसे बाद में हरीशचंद्र मैगजीन के नाम से बाद में ये प्रकाशित होती रही। ये भी 1873 में इसका संपादन कार्य जो था वो भारतेंदु जी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये 3 जो पत्रिकाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं की बात करते हैं। तो इनका आपको नाम और प्रकाशन वर्ष ये जरूर पता होना चाहिए क्योंकि इनमें से प्रश्न जो है वो आपको जरूर पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो नामक निबंध के रचनाकार कौन है? ठीक है जी, अब ये जो पंक्ति है प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, ये पंक्ति सूरदास जी के काव्य में से ली गई है। सूरदास जी की रचना है ये, उसमें से ये पंक्ति ली गई है। उसको आधार बना के ये बाबू गुलाब राय का एक निबंध है जिसमें उन्होंने सूरदास जी की तरह विनती की है भगवान से। ठीक है, तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारे ही देखिए, ये भी निबंधकार हैं, ये भी निबंधकार हैं, पर जैनेंद्र जो हैं वो उपन्यासकार हैं, इनके निबंध जो हैं वो नहीं हैं, अगर हैं तो उतने चर्चित नहीं हैं। ठीक है, तो ये इसमें से हमने देखना है कि कौन है जिनका ये निबंध है, तो बाबू गुलाब राय का ये निबंध है। चलिए आगे चलते हैं। वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता कवि निराला की कौन सी कविता की पंक्तियां हैं? अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं बेटा। पहले तो आपको इन पंक्तियों के अर्थ पता होने चाहिए। देखिए, वो आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। अब यहाँ पे देखिए किसकी बात की जा रही है, इन पंक्तियों से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो बात है वो भिक्षुक भिखारी की जो बात की जा रही है। और ये निराला की कविता है भिक्षुक, जो उनके काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। परिमल काव्य संग्रह, ठीक है जी, काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इसमें से जो प्रश्न है वो जरूर पूछा जाता है बेटा। 1929 ईस्वी में इस काव्य संग्रह का प्रकाशन जो है वो हुआ है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कविता है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है, क्योंकि इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भिक्षुक कविता जो हमारे निराला जी हैं उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, परिमल काव्य संग्रह में ये कविता संकलित है। चलिए आगे चलते हैं। उसने कहा था
उसने कहा था कहानी के रचनाकार का क्या नाम है। ये मैंने आपको पहले भी जब हमने एक प्रश्न किया था हल, उसमें हमने बात की थी कि वो कौन से रचनाकार थे जिन्होंने सबसे कम कहानियां लिख के सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो है वो प्राप्त की है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चंद्र शर्मा जो गुलेरी हैं, उनकी कहानी है उसने कहा था जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। बेटा, इनका कोई कहानी संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ था। ये जो कहानी है उसने कहा था, ये सरस्वती जो पत्रिका प्रकाशित होती थी, सरस्वती पत्रिका में जो ये कहानी प्रकाशित हुई थी 1915 में। और उस समय 1915 में, जैसे आपको पता ही है कि 1930 से लेके 1903 से लेके 20 साल तक जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने सरस्वती का संपादन कार्य था जो वो संभाला हुआ था। तो जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन के समय, जब वो सरस्वती का संपादन कर रहे थे, उस समय ये जो कहानी थी उसने कहा था प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। और ये जब हम हिंदी कहानी के विकास की बात करते हैं तो प्रेमचंद पूर्व कहानियों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, और इसने कहानी विधा को एक इस्टेब्लिश करने का, स्थापित करने का जो बहुत ही अच्छा कार्य किया था। ठीक है जी। और इनकी कुल 3 ही कहानियां बेटा प्रकाशित हुई हैं, कुल 3 ही कहानियां इन्होंने लिखी हैं, और इतनी कम कहानियां लिख के भी एक प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में ये जाने जाते हैं। वो 3 कहानियां कौन सी हैं? एक तो है उसने कहा था, एक है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, ठीक है जी, और एक है बुद्धि का कांटा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, इनकी केवल 3 ही जो कहानियां हैं। तो इसमें से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कहानी जो है वो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनकी तीनों कहानियों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है घनानंद किस प्रकार के कवि हैं? जैसे कि आपको देखो पता ही है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि घनानंद कवित्त छंद के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने कवित्त छंद में जो रचनाएं हैं की हैं, और रीतिकालीन ये कवि हैं। और रीतिकालीन कवियों को जब हम देखते हैं तो रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में बांटा जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। ठीक है, रीतिबद्ध कवि वो हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीति सिद्ध कवि वो हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की है, पर काव्य शास्त्र के जो नियम हैं उनका उन्होंने अपने काव्य में जो फॉलो किया है, काव्य शास्त्र नियमों के अनुसार अपनी काव्य रचनाएं की हैं। और रीति मुक्त कवि वो हैं जिन्होंने ना तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की, लक्षण ग्रंथों की रचना की है, और ना ही काव्य शास्त्र के नियमों का ध्यान रखा है काव्यों की रचना करते हुए। तो इसमें से जो घनानंद हैं वो रीति मुक्त कवि हैं। विरह वेदना जो इनकी बहुत ही मार्मिक है इनके काव्य में, इससे संबंधित भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि घनानंद जो हैं उनके काव्य का मुख्य प्रवृत्ति या मुख्य लक्षण कौन सा है? तो वो है विरह वेदना। ठीक है जी, विरह वेदना जो है इनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। और इन्होंने कवित्त छंद, कवित्त छंद में रचनाएं जो हैं वो की हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा नहीं रची गई? ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, और आपको पता होगा हमने जब हल किया था तो रामचंद्रिका जो रचना है वो तुलसीदास जी की ना होकर केशवदास जी की है। ठीक है जी, केशवदास रीतिकालीन आचार्य हैं केशवदास। ठीक है जी, और इन्होंने अपने आचार्यपन को प्रदर्शित करने के लिए तुलसी के समान राम कथा का जो वर्णन है वो रामचंद्रिका में
किया है और ये केशव दास जी की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है जैन महापुराण किसकी रचना है? जैन महापुराण पुष्पदंत की रचना है बेटा। इस रचना के कारण, क्योंकि ये महापुराण जो रचना है इसमें महाभारत कालीन कथा को आधार बना के जो रचना है वो की गई है, तो इसी कारण इनको पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो महाभारत ग्रंथ है वो वेद व्यास जी द्वारा रचित है और इन्होंने उसी को आधार बनाते हुए अपने इस महापुराण ग्रंथ का जो कथा को निर्धारित किया है, बनाया है, रचा है, तो उसी आधार पे हम इनको अपभ्रंश का व्यास कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है कुरुक्षेत्र काव्य के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये जो काव्य है इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी और 7 सर्गों में महाभारत कालीन कथा को आधार बनाते हुए जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था उसका वर्णन जो है वो किया गया है। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। कई बार इसमें से ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने सर्ग हैं, तो इसमें 7 सर्ग हैं। चलिए आगे चलते हैं। कवि बिहारी ने कौन से छंद की रचना की है? अब यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी हमें एक प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जब हम पिछली सीरीज को आप देखोगे तो उसमें पहले भी एक प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन से कवि हैं जिन्होंने केवल दोहे छंद का प्रयोग अपने काव्य में किया है। ठीक है, तो वहां पे हमने जो उत्तर दिया था वो उत्तर दिया था बिहारी। तो यहाँ पे वैसा ही प्रश्न पूछा गया है कि कवि बिहारी ने कौन से छंद का प्रयोग किया है या कौन से छंद में रचना की है। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे भी ऑप्शन में दोहा छंद नहीं है, तो ये जो प्रश्न था इसमें ऑब्जेक्शन थी बेटा, इसके लिए बच्चों को फिर ग्रेस मार्क्स मिला था। तो ये आपने ध्यान रखना है, ऐसे भी प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी दोहा छंद नहीं है, परंतु जो कवि बिहारी हैं उन्होंने 713 दोहा छंदों की जो रचना की है जिसे बिहारी सतसई कहा जाता है ना। आपको मैंने पहले भी बताया था, बिहारी सतसई। इन चीजों को जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार आपको ये याद हो जाएंगी। सतसई, ठीक है, बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई इनका एक ही जो ग्रंथ हमें मिलता है और एक ही ग्रंथ के आधार पे इनकी इतनी प्रसिद्धि हुई है और वो है बिहारी सतसई, जिसमें 713 के लगभग दोहे जो संकलित हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ या प्रकाशन कब शुरू हुआ? ये पहले भी हमने बात की थी जब हम कर रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में कि उन्होंने कब संभाला सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन। तब भी मैंने आपको बताया था कि 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो शुरू हुआ था और 1903 में द्विवेदी जी ने इसका प्रकाशन जो कार्य है, संपादन कार्य है, वो संभाला था, जिसके बाद उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को स्थापित करने का प्रयास किया। गद्य और पद्य दोनों में ही खड़ी बोली के प्रयोग के ऊपर उन्होंने बल दिया। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब इस पंक्ति में यहाँ पे हमें प्रश्न पूछा गया है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए, जब अलंकारों को आप डिटेल में पढ़ोगे तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही सरल प्रश्न है उस दृष्टि से, क्योंकि अलंकार ये साफ ही हमें पता चल रहा है। देखिए, कनक कनक 2 बार एक शब्द की वृत्ति हुई है, दोहराई हुई है और दोनों बार इसका जो अर्थ है वो अलग है। एक बार इस कनक का अर्थ है सोना, ठीक है जी, और दूसरी बार ये आपने दोहा अपनी स्कूल पाठ्यक्रम में बहुत पढ़ा होगा, है ना, सोना, और दूसरी बार है धतूरा। ठीक है जी, धतूरा।
तो यहाँ पे देखिए, जब एक ही शब्द की दो बार दोहराई होती है वाक्य में, पर दोनों बार उसका अर्थ जो है वो अलग होता है, तो उसमें उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है जी, यमक अलंकार है, शब्द जो है वो समान है पर अलग अलग अर्थों में उसका जो है वो प्रयोग हुआ है। ये अलंकार के बारे में जब आप पढ़ोगे तब भी आपको बताया जाएगा कि यमक अलंकार है, जो ये बहुत ही एक प्रसिद्ध उदाहरण है यमक अलंकार का। ठीक है जी, तो एक ही शब्द की जब दो बार या दो से अधिक बार पुनरावृत्ति हो, है ना, दोहराई हो, और हर बार जो उसका अर्थ है वो अलग हो, तब हम उसे यमक अलंकार कहते हैं, वह यमक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चवर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? अब देखिए, चवर्ग मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग। ठीक है, तो इन 5 वर्गों के उच्चारण स्थान जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है जी, तो अगर हम च वर्ग की ध्वनियों को उच्चारित करके देखें, च, छ, ज, झ, तो आप देखोगे कि दांत के साथ हमारी इन ध्वनियों का उच्चारण हो रहा है। ये आप उच्चारण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा दांत। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है, खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन है? देखिए, खड़ी बोली, वैसे तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में पूर्ण रूप से खड़ी बोली का प्रयोग पद्य में होना शुरू हो गया था, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने फिर गद्य और पद्य दोनों में ही खड़ी बोली के प्रयोग के ऊपर बल दिया। परंतु उससे भी पहले जब हम आदिकालीन साहित्य में देखते हैं, तो आदिकालीन जो लौकिक साहित्य, आमीर खुसरो की जो पहेलियां और मुकरियां हैं, उसमें भी हम खड़ी बोली हिंदी के जो प्रथम दर्शन हैं वो हमें मिलते हैं। तो खड़ी बोली जो हम के प्रथम रचनाकार के रूप में जब हम किसी की बात करते हैं हिंदी साहित्य में, तो वो अमीर खुसरो की ही बात हम करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है, बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखत नाही ब्रज की खोरी। ठीक है, अब ये एक पंक्ति दी गई है हमारे पास इस प्रश्न में। ठीक है, कि ये पंक्ति किसकी है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहले तो देखिए, यहाँ पे श्याम और राधा की बात हो रही है, तो ये कृष्ण काव्य धारा से संबंधित पंक्ति होगी। तो हमें पहले देख लेना है कि इनमें से कौन से जो 2 कवि हैं वो कृष्ण भक्ति से या कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं। ठीक है, तो बिहारी और केशव ये तो रीतिकालीन है, ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है, और नंददास और सूरदास, इन दोनों की जो रचनाएं हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें से नंददास की ये पंक्ति नहीं है, ये जो पंक्ति है वो सूरदास की है, जिसमें उन्होंने जो श्याम है, जो श्री कृष्ण हैं, वो पूछ रहे हैं राधा से कि तुम कौन हो, पहले तुम्हें कभी ब्रज में नहीं देखा, तुम किसकी बेटी हो, कहाँ से आई हो। इस प्रकार से जो उनकी जिज्ञासा है, श्री कृष्ण की राधा के प्रति जो जिज्ञासा है, वो इन पंक्तियों में हम देख पा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और विभाग सार ग्रंथ के रचयिता प्रसिद्ध कवि कौन है? ठीक है, अब ये जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो किस कवि के हैं? ठीक है, तो वो हैं हमारे विद्यापति। ठीक है, विद्यापति को, जिन्हें कवि कंठहार, कवि शेखर, ठीक है जी, मैथिली कोकिला। ठीक है जी, ये नाम, इन नामों से भी विद्यापति को जाना जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको तभी बताया क्योंकि इस प्रकार से भी आपको प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि कवि कंठार किस कवि को कहा जाता है, या कवि शेखर किस कवि को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका उत्तर जो है वो भी विद्यापति होगा। और ये जो इनकी रचना है विद्यापति की, ये है प्रथम रचना है इनकी। इसे जब हम विद्यापति की प्रथम रचना की बात करते हैं तो भू परिक्रमा जो है वो इनकी प्रथम रचना के रूप में हमारे सामने
आती है। ठीक है जी, तो ये चीजें भी आपको बेटा पता होनी चाहिए विद्यापति से संबंधित, क्योंकि इनमें से भी प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। कुंडलियां लिखने के लिए कौन से कवि अति विख्यात हैं? ये मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा। कवि जो गिरिधर कवि राय हैं, इनके कुंडलियां जो छंद हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और जब हम देखते हैं कि कुंडलिया छंद में जो सबसे ज़्यादा रचनाएं हमें वो गिरधर कवि राय जी की ही मिलती हैं। ठीक है, तो कुंडलिया छंद लिखने के लिए कौन से कवि विख्यात हैं? कवि जो गिरधर कवि राय। चलिए आगे चलते हैं। जैनेंद्र के उपन्यास किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये देखिए, जैनेंद्र जो है वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने में इनका जो नाम है वो आता है। जब हम उपन्यास के विकास और उपन्यास के प्रकार की बात करेंगे तब भी आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी कि अलग अलग, जैसे ऐतिहासिक उपन्यासों के बारे में जब हमने बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि जो वृंदावन लाल वर्मा हैं उन्होंने ऐतिहासिक जो उपन्यास हैं वो लिखे हैं। जैनेंद्र जो हैं उन्होंने जो हमारे मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं वो लिखे हैं। जो हम प्रेमचंद को देखते हैं तो उनके राजनीतिक और सामाजिक यथार्थवादी जो उपन्यास हमारे सामने आते हैं। तो इस प्रकार से हर जो उपन्यासकार है उसकी उपन्यास विधा की कुछ विशेषताएं रही हैं। वो जब हम उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से तब आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी अच्छे से, क्योंकि उनके उपन्यासों की ये मुख्य विशेषताएं रही हैं। ठीक है जी, तो इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा, जैनेंद्र मनोवैज्ञानिक। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? प्रेमचंद की रचना कौन सी नहीं है? देखिए ये तीनों ही प्रेमचंद के उपन्यास हैं, निर्मला भी, गोदान भी और रंगभूमि भी। पर जो झूठा सच है ये उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। किसका है ये? यशपाल का, यशपाल का। ठीक है जी, यशपाल का झूठा सच जो उपन्यास है, विभाजन की त्रासदी को आधार बना के ये जो उपन्यास है वो लिखा गया है। तो ये जो उपन्यास है वो यशपाल का है, प्रेमचंद का नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है यह पुस्तक बहुत अच्छी है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त है? अब देखिए, यह पुस्तक, अब यहाँ पे सर्वनाम जो है वो किसी वस्तु के आगे लग के उसकी विशेषता को क्या कर रहा है? बता रहा है ना। तो यहाँ पे जो विशेषण होगा वो होगा सार्वनामिक विशेषण। अगर आपने विशेषण, ये तो छठी कक्षा से बच्चों को शुरू हो जाता है विशेषण, अगर आपने विशेषण को अच्छे से पढ़ा है और इसके 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से जो सार्वनामिक विशेषण है वो ये होता है कि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के आगे लगकर उसको विशेष बना देता है, उसकी ओर इशारा करता है या उसकी ओर केंद्र करके उसकी विशेषता को बताता है, तो उसे हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे जो विशेषण है वो कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण यह है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नाटक में चुलिका किसे कहा जाता है? ठीक है जी, अब जब नाटक रंगमंच पर प्रदर्शित होता है तो उसके अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग जो वहाँ पे नायक का अपना काम होता है, निर्देशक का अपना काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि चुलिका का संबंध किससे है। ठीक है, तो चुलिका जो है बेटा, जो नेपथ से, नेपथ होता है जो नाटक का स्टेज है, रंगमंच है, उसके बैक साइड। ठीक है, जो बैक स्टेज होता है उसे नेपथ कहा जाता है, और नेपथ से जो सूचनाएं आती हैं उन्हें कहा जाता है चुलिका। ठीक है, जो सूचनाएं नेपथ से दी जाती हैं उन्हें नाटक में क्या कहा जाता है? चुलिका कहा जाता है। सूत्रधार जो होता है, जो एक दृश्य को दूसरे दृश्य के साथ बांधने का जो काम करता है ना, उसे सूत्रधार कहा जाता है। एक धारा में, नाटक को एक धारा में बांधने का जो काम करता है। निर्देशक डायरेक्टर होता है। नायक जो है, जो मुख्य पात्र होता है नाटक का, उसे नायक कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? ये गलत हो गया, इसको आप, हाँ जी, एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? ये बेटा दुष्यंत कुमार का काव्य संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ है। ठीक है जी, ये जो इसकी कथा है ये शिव और पार्वती
के जो दक्ष यज्ञ हुआ था उसको आधार बना के इसकी जो कथा है वो रची गई है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, इसको काव्य नाटक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। जब हम काव्य नाटकों की, गीति नाटकों में बात करेंगे तब भी हम इस रचना की बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। साकेत नामक काव्य की नायिका कौन है? देखिए साकेत जो है आपको पता है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और मैथिली शरण गुप्त जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। उनसे प्रेरणा ग्रहण करके ही उन्होंने खड़ी बोली में जो काव्य रचना थी वो शुरू की थी। उससे पहले वो ब्रज भाषा में काव्य की रचना करते थे। तो जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने एक निबंध लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने जो कवियों की उर्मिला विषयक जो उदासीनता जो हिंदी साहित्य में, उसके ऊपर उन्होंने बात की थी। तो उसी से प्रेरणा ग्रहण करके जो मैथिली शरण गुप्त जी थे उन्होंने उर्मिला को आधार बनाकर साकेत में उर्मिला की विरह वेदना, इसमें जो साकेत का जो नौवां सर्ग है वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसमें उर्मिला को एक ऐसे पात्र के रूप में दिखाया है जो विरह में होते हुए भी अपने दुख को संपूर्ण सृष्टि के साथ जोड़कर सुखी होने का प्रयास करती है। ठीक है, तो उर्मिला आपको पता ही है कि लक्ष्मण की पत्नी थी, है ना। और जो सीता थी वो तो चली गई थी जब उनको वनवास हुआ था वन में राम के साथ, पर जो उर्मिला थी वो वहीं राजमहल में रह गई थी। तो उस विरह के कारण जो उर्मिला की मनोदशा थी वो कैसी थी, इसका जो वर्णन साकेत के 9वें सर्ग में बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका का क्या नाम है? आपका बंटी एक बाल मनोविज्ञान को आधार में रखते हुए बच्चे के मन के ऊपर किस प्रकार के उसके मनोभाव होते हैं या माता पिता की जो गतिविधियां हैं वो बच्चे के मन के ऊपर क्या प्रभाव डालती हैं, इसका बहुत ही सुंदर तरीके से जो वर्णन इस उपन्यास में हुआ है, जो कि मनु भंडारी जी की रचना है। इसका जो प्रकाशन है वो 2016 ईस्वी में हुआ था। ठीक है जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसकी भाषा ओजपूर्ण है? देखिए अब यहाँ पे आप कवियों के नाम से ही आपको पता चल जाएगा। घनानंद पंत, ये जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंद पंत ये छायावादी कवि हैं और छायावाद में कहीं भी ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ। घनानंद भी रीतिकालीन कवि हैं परंतु इनकी रचनाओं में भी मैंने आपको पहले ही बताया है कि विरह वेदना जो है वो ज्यादा है और इनके काव्य की यही प्रवृत्ति है। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है इनकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? ओजपूर्ण भाषा है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है झांसी की रानी उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? झांसी की रानी बेटा ऐतिहासिक उपन्यास है। वृंदावन लाल, मैंने आपको बताया है कि जो हम प्रेमचंद युगीन, जब हम साहित्यकार और उपन्यासकारों की बात करते हैं उसमें जो वृंदावन लाल वर्मा थे, वृंदावन लाल वर्मा जो थे वो ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में सबसे ज़्यादा चर्चित थे। उनके ऐतिहासिक उपन्यास सबसे ज़्यादा चर्चित थे और उनके जो उपन्यास थे उनका आधार कोई ऐतिहासिक पात्र या कोई ऐतिहासिक घटना होती थी। तो ये जो उपन्यास है झांसी की रानी, ये भी वृंदावन लाल जी का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटुज जो निबंध है किस प्रकार का निबंध है? ये बेटा ललित निबंध है और ये इनका अशोका के फूल निबंध संग्रह में संकलित है। ठीक है जी, निबंध संग्रह में संकलित है। चलिए ठीक है बेटा,
तो ये बहुत ही जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने निबंध विधा में ललित निबंधों के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे निबंध जो हैं वो रचे हैं। तो कुटुज भी जो इनका एक ललित निबंध है जो अशोका के फूल निबंध संग्रह में संकलित है। चलिए चलिए आज की हमारी क्लास बेटा यहीं पे खत्म होती है। हमने इस कक्षा में, इस क्लास में हमने 120 तक के जो प्रश्न थे उनको हल किया था और उनसे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी मैंने आपको साथ साथ बताया है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, हमारा जो पार्ट 5 होगा, उसमें हम जो रह गए हमारे 30 प्रश्न उनको हल करेंगे। वो भी आपने ज़रूर देखने हैं ताकि आपको पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिल सके। ओके बेटा, थैंक यू।